हेलो बच्चों, तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सेंटर ऑफ मास के मोशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट क्या है कि अगर आप मान लीजिए आपके सिस्टम के अंदर 4 पार्टिकल हैं या 5 पार्टिकल हैं, जितने भी पार्टिकल आप सोचना चाहो, n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आप सोच सकते हो। तो अगर आप पहले वाले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम निकालो, फिर दूसरे वाले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम निकालो, फिर तीसरे वाले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम निकालो, ऐसे करके आप सारे पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम निकालो। मान लो मेरे पास 4 पार्टिकल हैं, सारे के सारे पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम अगर आपने निकाल लिया है, इसको वेक्टर एडिशन करो। ये हमेशा किसके बराबर आएगा? ये हमेशा आएगा टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको हम लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास भी बोल देते हैं। तो यहाँ से क्या चीज़ पता चल रही है अपने को कि हर पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम निकाला और उसको ऐड किया, तो ये तो टोटल लीनियर मोमेंटम हो गया ना सिस्टम का। ये किसके बराबर है? लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर है, जो मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अपने को वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर हमें कैलकुलेट करनी है, मान लीजिए ये कैलकुलेट करनी है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, इससे हो जाएगा, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ, जैसे मान लीजिए अपने को सेंटर ऑफ मास निकालनी है, तो वो क्या आ जाएगी? पहले वाले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम प्लस दूसरे वाले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, ऐसे जितने भी पार्टिकल हैं, जैसे मेरे केस में 4 लिए हैं, सबके लीनियर मोमेंटम का वेक्टर एडिशन कर दिया। उसके बाद डिवाइड किससे कर देना है? मास ऑफ द सिस्टम। मास ऑफ द सिस्टम क्या होगा? ऑफ कोर्स अंडरस्टूड है। मास ऑफ द सिस्टम क्या होगा? सारे के सारे मासेस का सम होगा। मेरे सिस्टम में मैंने कितने मास माने हैं? 4 मास माने हैं, तो चारों के मास का एडिशन, है ना। इसी को आप एक फॉर्मूले के रूप में भी देखते हो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको P1 को क्या बोलेंगे? पहले वाले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम m1v1, और P2 क्या होगा? m2v2। P3 क्या होगा? m3v3। सिमिलरली P4 क्या होगा? m4v4। और सबको किससे डिवाइड कर देना है? टोटल मास से, m1 प्लस m2। मेरे केस में 3 है, तो मेरे केस में 4 मास है, तो 4 को मैंने ऐसे कर दिया। तो इस तरीके से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी एक तरीके से आप निकाल लेते हो, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला बच्चे याद भी कर लेते हैं, लेकिन निकला कहाँ से आई है? यहीं से कि टोटल लीनियर मोमेंटम जो है पूरे सिस्टम का, वो हर पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम के सम के बराबर होगा, जो कि सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम को दिखाएगा। सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू, हर पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम लेके उसको ऐड कर दो, दैट विल बी इक्वल टू द लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, सारे पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम का सम। ठीक है, तो ये तो एक पॉइंट हो गया। अच्छा, अब मान लीजिए दूसरा पॉइंट क्या है इसमें जो इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में ये है कि अगर मुझे सेंटर ऑफ मास पे नेट फोर्स निकालना है, कितना निकल रहा है, तो मैं पहले वाले पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है उसको निकालूंगा, दूसरे वाले पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है उसको निकालूंगा, तीसरे वाले पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है उसको निकालूंगा, चौथे वाले पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है उसको निकालूंगा। तो इस तरह से मेरी नेट फोर्स निकल गई, बिकॉज 4 ही मेरे पास पार्टिकल मैंने अज्यूम किए थे इसके अंदर। ठीक, अब ये किसके बराबर होगी? दिस विल बी इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास, विच इज़ इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक बात है। तो अगर हमें यहाँ से जैसे फॉर्मूला बनाना हो, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाली जा सकती है इस कॉन्सेप्ट से। वो कैसे निकलेगी? सिस्टम के हर पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स को ऐड करिए और डिवाइड बाय करिए मास ऑफ द सिस्टम से, आप डिवाइड कर दीजिए। अब ध्यान से देखें, ये टोटल फोर्स है जो सिस्टम पे लग रही है। इंटरनल फोर्सेस का सम हमेशा 0 होता है, तो ये टोटल फोर्स है जो एक्सटर्नल है, क्योंकि इंटरनल फोर्स तो कंट्रीब्यूट करती ही नहीं है नेट फोर्स के अंदर। क्योंकि इंटरनल फोर्स पे जब आप ऐड करते हो, मान लो 5 पार्टिकल हैं, उसमें आपने एक्सटर्नल फोर्सेस भी ले ली, इंटरनल भी ले ली, तो इंटरनल फोर्स का सम हमेशा 0 होता है। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि यार जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ये किसके बराबर है? ये इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स कितने लग रही है, नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी लग रही है पूरे सिस्टम के ऊपर, डिवाइडेड बाय, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारी की सारी फोर्स ही तो है, नेट फोर्स ही तो है ही जो सिस्टम पे लग रही है।
नेट फोर्स सिस्टम पे क्या होगा, हर पार्टिकल पे जो फोर्स लग रही है उसका वेक्टर एडिशन कर दो, है ना, और डिवाइड बाई कर देंगे मास ऑफ द सिस्टम कर देंगे, है ना। इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे, मास ऑफ द सिस्टम। तो इस तरह से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल ली जाती है, जिसका आप ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हो। नेट फोर्स निकालनी है, पहले वाले पार्टिकल पे फोर्स, पहले वाले का मास, पहले वाले का एक्सेलरेशन, दूसरे वाले का फोर्स, दूसरे वाले का मास, दूसरे वाले का एक्सेलरेशन, तीसरे वाले का फोर्स, तीसरे वाले का मास, तीसरे वाले की एक्सेलरेशन, चौथे वाले का फोर्स, चौथे वाले का मास, चौथे वाले का मास, चौथे वाले की एक्सेलरेशन, और डिवाइड बाय मास ऑफ द सिस्टम। 4 हैं तो 4 ही मासेस को, पूरे सिस्टम के मास को यहाँ लिख देना है। 4 पार्टिकल है तो 4 का। तो इस तरह से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकलाती है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आपका फॉर्मूला है, इससे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किए जा सकते हैं। कंक्लूजन क्या ड्रॉ किए जा सकते हैं, बहुत बार एक्सटर्नल फोर्स 0 होती है, सिर्फ इंटरनल फोर्सेस काम कर रही होती हैं। तो जब भी एक्सटर्नल फोर्स 0 होगी तो कुछ कंक्लूजन बनाए जा सकते हैं, है ना। वो कंक्लूजन्स क्या हैं मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। कुछ कंक्लूजन्स बनाए जा सकते हैं। किससे बनाए जा सकते हैं बच्चे कंक्लूजन? कंक्लूजन किससे बनाए जा सकते हैं? कंक्लूजन बनाए जा सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। तो कंक्लूजन कैसे बनाएंगे? इफ़ एफ नेट जो कि एक्सटर्नल है वो 0 हो जाए, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो गया। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर 0 होगा तो एक्सेलरेशन क्या होती है? जिस रेट से वेलोसिटी चेंज करती है, तो इसका मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन 0 होगा। और अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन 0 है तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या आने वाली है? वेलोसिटी आने वाली है कांस्टेंट वेक्टर, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी। तो इसका मतलब तो सीधा सीधा ये होगा कि यार वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो हमें यहाँ से ये पता चला, तो हमें यहाँ से क्या पता चला? इफ़ नेट एक्सटर्नल फोर्स मेरे पूरे सिस्टम के ऊपर क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। और वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये तो यार कुछ ना कुछ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम टाइप आ गया, कि अगर हमारे सिस्टम में जो है नेट फोर्स ना चेंज करे, अगर हमारे सिस्टम में नेट फोर्स 0 हो एक्सटर्नल, तो लीनियर मोमेंटम क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो है बहुत हेल्प करती हैं। इंटरनल फोर्स चाहे कितनी भी हो जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस ऐड होकर हमेशा क्या बनेगी? 0। जैसे मान लो आपके पास 2 पार्टिकल हैं, ये इस पे इंटरनल फोर्स लगा रहा है, ये इस पे इंटरनल फोर्स लगा रहे हैं, तो इन दोनों का सम क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा, बिकॉज ऑपोजिट है। तो इंटरनल फोर्सेस की टेंशन लेनी नहीं है, चाहे वो हो या ना हो। अगर सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस काम कर रही हैं तो एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से काम करना है। और अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 मिल गया गलती से कहीं पे, तो उस केस में लीनियर मोमेंटम कंजर्व ही रहेगा, चाहे कुछ कर लो आप इस पूरे सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।